हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का आज फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग सीडीपी की क्लास को करते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश को भी डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है सभी बीएड सेकेंड ईयर के शिक्षार्थियों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? निर्देशन के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली निर्देशन है क्या, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और शिक्षा में इसका क्या, शैक्षिक निर्देशन क्या है, एजुकेशनल गाइडेंस क्या है। इसके साथ ही साथ हम निर्देशन की डेफिनेशंस को देखेंगे, और निर्देशन का क्या रोल है, क्या उसका आवश्यकता है, क्या महत्व है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला है हमारा निर्देशन एक्चुअल में है क्या। तो निर्देशन का अर्थ है पथ प्रदर्शन करना। निर्देशन का मीनिंग क्या होता है? पथ प्रदर्शन करना है, यानी कि मार्गदर्शन करना है, रास्ता दिखाना है। यह एक व्यक्तिगत कार्य है। व्यक्तिगत कार्य इसलिए है क्योंकि ये किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, इसलिए यह व्यक्तिगत कार्य है जो किसी व्यक्ति को उसकी समस्या के समाधान के लिए दिया जाता है। मान लीजिए आपको कोई समस्या हो रही है, मान लीजिए आप 6th क्लास के, 7th क्लास के या 8th क्लास के स्टूडेंट है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे चलकर कौन से सब्जेक्ट लें। सपोज यू आर इन 9th क्लास और आप कंफ्यूज हो कि हम 9th क्लास में कौन से सब्जेक्ट लें, तो उस टाइम आपको निर्देशन की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो यह एक हेल्प है जो उसकी पर्टिकुलर समस्या के समाधान के लिए दी जाती है। ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभवी व्यक्ति को निर्देशित करता है, जिसमें ये गलत हो गया थोड़ा सा, जिसमें अनुभवी व्यक्ति अनुभवहीन को और निर्देशित करता है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। अनुभवहीन वह है जिसके पास अनुभव नहीं है, जिसको एक्सपीरियंसेस नहीं है, और अनुभवी व्यक्ति वह है जिसको ऑलरेडी सभी क्षेत्र में नॉलेज है। तो वो क्या हो गया? आपका अनुभवी हो गया। तो होता क्या है इसमें? अनुभवी व्यक्ति किसको गाइड करता है? अनुभवहीन व्यक्ति को निर्देशित करता है। किसी व्यक्ति की रुचि, योग्यता व क्षमताओं को ध्यान में रखकर उसके आधार पर पथ प्रदर्शन करना ही निर्देशन। निर्देशन का मतलब सीधे सीधे हम अपने शब्दों में कह सकते हैं कि मान लीजिए आपने किसी बच्चे में ऐसी योग्यता पाई है कि वह बहुत अच्छा, उसकी कह सकते हैं कि शारीरिक क्रियाएं अच्छी हैं, बॉडी उसकी स्पोर्टिव काइंड ऑफ है, या फिर उसका शरीर लचीला फ्लेक्सिबल है, या फिर आपको लगता है उसकी सेंसरी ऑर्गन्स जो लोकोमोटिव ऑर्गन्स हैं वो ज़्यादा अच्छे डेवलप हैं, आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा डांसर बन सकता है। तो आप उसे डांसिंग के क्षेत्र में उसे क्या दें? निर्देशन दें कि बेटा तुम अच्छे डांसर बन सकते हो, उसके लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो वो आप एक पथ प्रदर्शन दे रहे हो और उसकी हेल्प भी कर रहे हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? निर्देशन बोलेंगे। एक ये बात है। ये तो हुई निर्देशन का अर्थ। अब हम लोग बात करते हैं निर्देशन की डेफिनेशंस के बारे में। निर्देशन से तात्पर्य निर्देशन के लिए स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा निर्णय कर देना नहीं। इनका कहने का मतलब ये है कि निर्देशन का मतलब यहाँ पे खुद निर्णय नहीं लेना है, आपको डिसीजन नहीं लेना है कि मान लीजिए आप किसी बच्चे को हेल्प कर रहे हैं उसको सब्जेक्ट चॉइस करने में, और आप खुद ही उसके सब्जेक्ट चॉइस कर दो, ऐसा नहीं। उसकी रुचियों को ध्यान दो, उसकी क्षमताओं, वो क्या चाहता है, ना ही दूसरे के जीवन का बोझ होना, ना ही आप उस पर अपनी टेंशन टाल सकते हैं, ना आप उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसके विपरीत योग्य प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति, चाहे वह किसी भी आयु वर्ग का हो, किसके द्वारा दिया जाता है भाई? योग्य और प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो प्रशिक्षण देने वाला बन सकता है। वह अपनी जीवन क्रियाओं को स्वयं संगठित करने, अपने निजी दृष्टिकोण विकसित करने, सेल्फ एटीट्यूड उसका विकसित करने, उसके स्वयं निर्णय ले सकने और अपना भार स्वयं वहन करने में सहायता करना ही वास्तविक निर्देशन। यानी इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि आप निर्देशन अगर कर रहे हैं तो आपके हाथ में कोई डिसीजन लेना नहीं है, आप उसके निर्णय नहीं ले सकते हैं, और ना ही आप अपने निर्णय, अपने डिसीजन उस पर थोप सकते हैं। इसका मतलब ये है आपको क्या करना है? उसमें दृष्टिकोण विकसित करना है, उसमें स्वयं निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना है कि वो अपना डिसीजन ले पाए कि भाई व्हाट इज़ रॉन्ग और व्हाट इज़ राइट, ठीक है, और वो अपनी प्रॉब्लम्स का अपना खुद का भार वहन कर पाए। तो यही रियल में क्या है? निर्देशन है। अब जो दूसरी डेफिनेशन है जोन्स ने दी हुई, जोन्स ने क्या डेफिनेशन ये दी थी? क्रो एंड क्रो ने।
जोन्स ने क्या डेफिनेशन दी है, निर्देशन किसी के द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता। वेरी गुड, व्यक्तिगत सहायता, कोई वस्तु तो देती नहीं है निर्देशन, देगा तो कोई इंसान ही, तो ये क्या हो गई, व्यक्तिगत सहायता। और हेल्प भी है, हेल्प क्यों है, क्योंकि किसी कोई प्रॉब्लम में होता है तभी उसको निर्देशन दिया जाता है, जब वो अपना समाधान स्वयं नहीं कर पाता, इसीलिए वो हेल्प के लिए दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशन कर्ता बोलते हैं। तो निर्देशन के द्वारा दी जाने वाली सहायता व्यक्तिगत है। वेरी गुड। जो व्यक्ति को दिशा चुनने, क्या करने के लिए, अपनी दिशा चुनने और जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए, इसने बोला है कि उसे अपनी दिशा चुनने की, भाई वो कंफ्यूज है कि अब हम क्या करें, कहीं एक जगह जा आके वो थम गया है, वो रुक गया है और वो कंफ्यूज हो गया कि अब यहाँ से हम क्या करें। तो उस सिचुएशन में उसको दिशा चुनने के लिए, और या अगर वो किसी समस्या में आके फंस गया है तो उस समस्या के समाधान के लिए जो हेल्प दी जाती है, वही रियल में क्या है, वही हमारी है निर्देशन। तो ये डेफिनेशन जो है दी है, जोन्स ने दी है। व्यक्तिगत हेल्प है ये, और दिशा चुनने में, मान लीजिए कहीं आप फंस गए हैं तो दिशा चुनने में, और रियल लाइफ जो है उसमें जो समस्याएं आ रही उनका समाधान करने में हेल्प करना, यही निर्देशन है। अब कोठारी कमीशन ने ये जो दी हुई है इसकी डेफिनेशन, इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो कोठारी आयोग ने इसकी डेफिनेशन क्या दी है, निर्देशन शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। बहुत सही बात कहा, बिना निर्देशन की कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि निर्देशन की से ही पता चलता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमें यही नहीं पता, हम चलते जा रहे हैं बिना कहते हैं बिना रोकने वाली गाड़ी है वो, तो एक तरह की कहीं भी चले जा रहे हैं। अब हमें पता ही नहीं कि क्या इस हम जो लाइफ में कर रहे हैं, क्या जो हम करने वाले हैं वो सही है, सही दिशा में हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो एक अभिन्न अंग है, बहुत जरूरी है। इसका अर्थ बड़ा व्यापक है, इन्होंने कोठारी आयोग ने बोला इसका अर्थ वो जो क्या है, बहुत ही वास्ट है, विस्तृत है, व्यापक है। शैक्षिक तथा व्यावसायिक चुनाव के अतिरिक्त शैक्षिक के लिए भी ये दिया जाता है कि भाई बच्चा कौन सी पढ़ाई पढ़े, इंजीनियरिंग की पढ़ाई इस बच्चे के लिए सूटेबल है, इस बच्चे के लिए डॉक्टर की पढ़ाई सूटेबल है, या फिर इसको सिंगिंग की ट्रेनिंग दी जाए, या फिर भाई इसको इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी जाए, कौन सी इसके लिए सही है, तो उसी के अनुरूप इसको शिक्षा दी जाए कि भाई ये आगे चल के ये करना चाहता है। व्यवसायिक ट्रेनिंग की, मान लीजिए क्या दुकानदार क्या व्यवसाय करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग इसको ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है, गाइड किया जाए। तो इसके अतिरिक्त ये तो करता ही है गाइडेंस, सॉरी निर्देशन, इसके अतिरिक्त क्या करता है, व्यक्ति को शिक्षण संस्थाओं की परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठाने में भी सहायता करता है। कि मान लीजिए बच्चा क्या है, एक ही कक्ष में विभिन्न शैक्षिक योग्यता, विभिन्न मानसिक स्थिति वाले, विभिन्न शारीरिक स्थिति वाले, और विभिन्न सामाजिक स्थिति वाले, और विभिन्न आर्थिक स्थिति वाले बच्चे एक साथ बैठे हैं, तो वो आपस में कैसे समायोजन करें, कभी कभी इसके लिए भी हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ जाती है। तो निर्देशन का काम ये भी है कि भाई स्कूल में किसी संस्था में आप बैठे हो तो वहाँ पे सामंजस्य कैसे कर पाओगे, वहाँ पे कैसे आप सर्वाइव कर पाओगे, वहाँ पे आप कैसे सबके साथ तालमेल बैठा पाओगे, जहाँ पे भिन्न भिन्न क्षमता वाले बालक एक साथ बैठे हैं एक ही छत के नीचे। तो कहीं ना कहीं समायोजन की, सामंजस्य बैठाना भी निर्देशन का एक कार्य है, अकॉर्डिंग टू द कोठारी कमीशन। तो होता क्या है आगे, निर्देशन का उद्देश्य, इन्होंने उद्देश्य बताया। उद्देश्य क्या है, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना। मान लीजिए बच्चा है, कोई बच्चा खेल कूद में अच्छा है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा हो गया, बट वो रीजनिंग में अच्छा नहीं है, उसका मेंटल डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा नहीं है, छोटी सी बात में वो कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसको उस क्षेत्र में हमें निर्देशन देना है कि बेटा ऐसे ऐसे एक्टिविटी करो जिससे आपका दिमाग भी सही काम करने लग जाएगा, या आप अपने दिमाग को इस तरीके से और भी ज़्यादा मतलब लगा सकते हो, और भी ज़्यादा अपने आप को अनुभवी बना सकते हो, आप इजीली कर लोगे कोई भी फंक्शन, इस तरीके से तो बता सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी बच्चे को देखा कि भाई वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग नहीं ले रहा है, समाज से वो अलग थलग सा रहता है, उसे सामाजिक क्रियाओं में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप उसे गाइडेंस दें कि बेटा देखो समाज में तो हमें रहना ही है, पढ़ लिख के जाओगे कहाँ, रहोगे तो समाज में ही ना, समाज ही हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो समाज के लिए, समाज के अनुकूल कर रहे हैं, समाज के लिए ही कर रहे हैं। क्योंकि सब कुछ कुछ भी बनने के बाद, मान लीजिए आप डॉक्टर बन गए, तो डॉक्टर के लिए पेशेंट कहाँ से ढूंढोगे, पेशेंट कहाँ से आएंगे, समाज से ही तो आएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको समाज के नियमों का पालन करना होगा। आप एजुकेटेड हैं, डॉक्टर हैं, वो सब ठीक है। तो ये सब क्या है, उसे एक दिशा निर्देश दे रहा है कि भैया उसका पूर्ण विकास होना चाहिए, वो सामाजिक रूप से भी परिपक्व होना चाहिए कि समाज में हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे। उसे सांस्कृतिक अपनी इंडियन कल्चर पे भी गर्व होना चाहिए, उसे अपनी लोकतंत्र डेमोक्रेसी के निर्माण में भी सहायता देने के योग्य बनना चाहिए कि भाई वो एक
सफल नागरिक भी बन सके। तो ये सब क्या हो गया, उसका हो गया कंप्लीट डेवलपमेंट, यानी उसका पूर्ण विकास होना चाहिए। इसके लिए भी हमें किसकी, निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देशन का आवश्यकता सिर्फ शैक्षिक और व्यावसायिक ही नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है, जिसका उद्देश्य समय समय पर निर्णय लेने में व्यक्ति की सहायता करना, हर जगह निर्णय लेने, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना है। तो ये हुई बात अकॉर्डिंग टू द कोठारी कमीशन। आगे देखते हैं शैक्षिक निर्देशन के बारे में। अभी हम लोगों ने निर्देशन पढ़ा कि निर्देशन क्या है, एक सहायता है जो दूसरे व्यक्ति को दी जाती है, किसके द्वारा, अनुभवहीन को दी जाती है, किसके द्वारा, अनुभवी व्यक्ति के द्वारा। और ये क्या है, एक सहायता है जिसका अर्थ मेन चीज क्या है, पथ प्रदर्शन करना, व्यक्तिगत कार्य है एक, हमने इतनी बात अभी तक पढ़ ली है। ये क्या है, एक सहायता है जो किसी व्यक्ति को समस्या के होने पर दी जाती है, ये है। ठीक है, सहायता है जो किसी व्यक्ति को समस्या के होने पर दी जाती है। अब हम लोग देखते हैं एजुकेशनल गाइडेंस। अब हम लोग देखते हैं शैक्षिक निर्देशन क्या है। अभी हमने देखा निर्देशन क्या है, अब हम लोग डिफरेंस है निर्देशन। अभी हम जनरल निर्देशन में हमारा सामाजिक निर्देशन भी आ जाएगा, हमारा आर्थिक निर्देशन भी आ जाएगा, इसके अंतर्गत हमारा शैक्षिक निर्देशन भी आ जाएगा, इसके अंतर्गत हमारा व्यवसायिक निर्देशन भी आ जाएगा, इसके अंतर्गत हमारा सांस्कृतिक निर्देशन भी आ जाएगा, सभी प्रकार के निर्देशन आ जाएंगे। बट यहाँ पे हम लोग सेपरेट किसकी बात कर रहे हैं, एक प्रकार है ये निर्देशन का जिसका नाम है शैक्षिक निर्देशन। वैसे सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला निर्देशन ही शैक्षिक निर्देशन है। भाई शैक्षिक निर्देशन क्या, शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाली, शिक्षा क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का समाधान करना, शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाने वाले निर्देशन ही हमारा शैक्षिक निर्देशन है। आगे देखते हैं, बट यहाँ पे क्या कुछ बताया गया है इसमें, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, जैसे मैंने भी आपको बताया आगे, शिक्षा का सर्वोपरि महत्व है। हाँ, शिक्षा का कार्य सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति का मानसिक विकास, सामाजिक विकास करना ही नहीं है, उसके साथ साथ व्यक्ति का व्यवसायिक कहते हैं ओवरऑल डेवलप होना है, फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका व्यवसायिक यानी वोकेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसका कल्चरल डेवलपमेंट होना, उसका सभी तरीके से सर्वांगीण विकास होना, विकास करना ही शिक्षा का काम है। तो ये तो बात तय हो गई। शिक्षा की महत्वपूर्ण प्रक्रिया में छात्रों को लाभान्वित करने की दृष्टि से यह नितांत आवश्यक है। इन्होंने बोला कि ये बहुत आवश्यक है, क्या, शैक्षिक निर्देशन, शिक्षा की प्रक्रिया में शैक्षिक निर्देशन आवश्यक है। शैक्षिक परिस्थितियों से संबंधित समस्याओं के समाधान, वही बात निकल करके आ गई कि जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे मैंने अब आपको एक एग्जांपल भी दिया था, मान लीजिए 9th क्लास का बच्चा है, वो कंफ्यूज है, हम कॉमर्स के सब्जेक्ट चॉइस करें कि हम आर्ट साइड की स्ट्रीम लें या फिर हम साइंस साइड की स्ट्रीम लें, तो उसे इसका यूज़ ही नहीं पता। कभी कभी बच्चा क्या करता है, कई बार तो बच्चा साइंस साइड ले लेता है, कई बार बच्चा आर्ट साइड ले लेता है, फिर बाद में पछताता है कि अरे यार साइंस साइड ले लेते तो कम से कम ये कर लेते, वो कर लेते, ऐसा वैसा। या फिर वो ये सोचता है कि अरे मैं भी तो साइंस साइड से पढ़ सकता था, बट जाने के मैंने आर्ट साइड ले ली। तो इस तरह की कंफ्यूजन क्या है, वो पहले से बच्चे को गाइड करना, तो वही हो गया आपका निर्देशन। अब आगे देखते हैं शैक्षिक परिस्थितियों के सामंजस्य, मैंने भी बात करी, आपको बताया सामंजस्य की बात करता है वही निर्देशन, सामंजस्य हो गया। सामंजस्य के साथ साथ और क्या बात करता है, सामंजस्य के साथ साथ और बात करता है, सामंजस्य की बात कर दिया। उसके बाद योग्यता के अभाव में शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति कर पाना कठिन है। सही बात बोली, अगर आपके पास योग्यता नहीं है तो आप उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको भी गाइडेंस की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो वो एक बात हुई। इसके बाद क्या है, पाठ्यक्रम के उपयुक्त अधिगम विधियों के चयन करना, जैसे मैंने आपको बताया अधिगम विधियाँ कौन सी सूटेबल रहेंगी। भाई इंक्लूसिव क्लास है, इंक्लूसिव क्लास में सभी मानसिक स्तर के, सभी शारीरिक दक्षताओं वाले, या फिर सभी सोसाइटी से और सभी सामाजिक बैकग्राउंड से बच्चे बैठे हैं, सबको एक साथ ही पढ़ाना है। अब कौन सी विधि किसके लिए सूटेबल रहेगी, कौन सी विधि इंक्लूसिव क्लासरूम में सूटेबल रहेगी, तो इसका भी चुनाव करना। ठीक है, ये भी एक निर्देशन हो गया। विद्यार्थी पर्यावरण में समायोजन कैसे करें, भाई सभी बच्चे, विभिन्न क्षमताओं के बच्चे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बच्चे बैठे हुए हैं, सब एक साथ कैसे सरवाइव करें। कोई हल्ला मचा रहा है, भाई किसी को शांत रहना पसंद है, कोई बहुत चिल्लाता है, कोई बहुत नोटी है, कोई बच्चा बार बार क्वेश्चनिंग करता है, कोई बच्चा क्लास में सुस्त बैठा रहता है, वो कुछ बोलता ही नहीं है, ना वो कुछ पूछता है, कोई बच्चा खाली चीटिंग करने में लगा रहता है, कोई बच्चा शोर मचाता है।
हर टाइप के बच्चे क्लास में आपको मिलेंगे। 32 बच्चे हैं तो 32 प्रकार की उनके अंदर क्षमताएं होंगी और 32 प्रकार की क्षमताएं लेके वो क्लास में बैठे हैं। ऐसे बच्चों को कैसे उन्हें क्लास में समायोजन कर पाएँ, कैसे मतलब हमारा क्लास का माहौल एनवायरनमेंट अच्छा बना रहे, इस बात के लिए भी हमें किसके निर्देशन की आवश्यकता होती है। नई शिक्षण तकनीकें खोजने के लिए भी, नया ज्ञान खोजने के लिए भी, क्योंकि भाई देखिए जब मंदबुद्धि बालक है तो उसके लेवल का ज्ञान खोजना। कई बच्चा क्या है, सृजनात्मक बालक है, उसे क्रिएटिविटी पसंद है, नई नई चीज़ें बनाना, निर्माण करना, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, ये सब चीज़ें दिमाग को मतलब कई दिशाओं में चलाना, ये सब चीज़ें उसे पसंद। तो उसके हिसाब की आपको ज्ञान सामग्री, अध्ययन सामग्री उसको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। कोई बच्चा क्या है कि भाई फिजिकली, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा क्या है विजुअली डिसेबल्ड है, दिखाई कम देता है उसे, तो उसके हिसाब से आपको ऑडियो फ़ोन वगैरह इस तरीके की सामग्री और टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करना पड़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके लिए भी हमें क्या ट्रेनिंग यानी एक निर्देशन की आवश्यकता पड़ जाती है। तो यही चीज़ें, यही क्या है, शिक्षा में निर्देशन हो गया आपका। ठीक है, वांछित और समयानुसार सहायता प्रदान करके शैक्षिक उपलब्धि की दिशा में निरंतर अग्रसर कराया जा सकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शैक्षिक निर्देशन का उपयोग अत्यंत है। तो ये बात हो गई आपके शैक्षिक निर्देशन की। अब शैक्षिक निर्देशन की डेफिनेशंस देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, शैक्षिक निर्देशन की पहली डेफिनेशन जो है वो जॉनसन ने दी हुई है। जॉनसन महोदय ने कहा है, शिक्षा निर्देशन वह व्यक्तिगत सहायता है। क्या है? यह एक व्यक्तिगत सहायता है। व्यक्तिगत सहायता का मतलब किसी व्यक्ति द्वारा दी जाती है तो व्यक्तिगत सहायता हो गई। ठीक है, क्योंकि जो हमें निर्देशन देता है वो कोई व्यक्ति होता है, निर्देशन करता कोई व्यक्ति होता है, तो इसलिए हमें व्यक्तिगत सहायता जो छात्रों को इसलिए प्रदान की जाती है। इन्होंने बोला है कि छात्रों को इसलिए प्रदान की जाती है कि वे अपने लिए उपयुक्त विद्यालय, पाठ्यक्रम, किस लिए दिया जाता है निर्देशन? जॉनसन ने कहा है ये एक व्यक्तिगत हेल्प है और इसलिए दी जाती है कि विद्यार्थी अपने लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम का चॉइस कर पाएँ, सब्जेक्ट चॉइस कर पाएँ, सिलेबस चॉइस कर पाएँ, पाठ्य विषय सब्जेक्ट चॉइस कर पाएँ, सिलेबस चॉइस कर पाएँ, सब्जेक्ट चॉइस कर पाएँ, पाठ्य क्रियाओं का चॉइस कर पाएँ और पाठ्य क्रियाओं को चॉइस कर पाएँ और उनमें समायोजित कर सकें और जो उन्हें चॉइस करा उनमें समायोजित कर सकें। इतनी बात जॉनसन महोदय ने कहा है। व्यक्तिगत हेल्प है, इसलिए प्रदान की जाती है कि बच्चा क्या हो, किसके लिए योग्य बन जाए कि वो अपना पाठ्यक्रम, पाठ्य विषय, पाठ्य क्रियाओं को चॉइस कर पाए। इतनी बात कही। अब हैमरन ने क्या बोला? हैमरन एंड इरक्शन के अनुसार, हैमरन और इरक्शन ने बोला है, शिक्षा निर्देशन व्यक्तिगत छात्रों की, शिक्षा में निर्देशन क्या है? व्यक्तिगत छात्रों की योग्यताओं, रुचियों, पृष्ठभूमि, आवश्यकताओं का पता लगाने की विधि है। इन्होंने बोला, हैमरन इरक्शन ने बोला कि ये क्या है? दिस इज अ मेथड टू अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट, एबिलिटीज, बैकग्राउंड्स एंड नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। इनका मतलब था कि ये बच्चों की रुचियों को, आवश्यकताओं को, पृष्ठभूमियों को, योग्यताओं को समझने का एक मेथड है, बस ऐसा बोला है जॉनसन इरक्शन ने। अब देखते हैं नेक्स्ट, और किसने किसने क्या बोला भाई इस विषय में। रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार क्या है शिक्षा निर्देशन का उद्देश्य? रूथ स्ट्रॉन्ग ने बोला है, शिक्षा निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को उपयोगी कार्यक्रम का चयन करना है, यूजफुल कार्यक्रम का चयन करना, चॉइस करना, उसमें प्रगति करने में सहायता करना। इतनी बात कही है इन्होंने। एक लास्ट डेफिनेशन है E.G. मायर्स के अनुसार और देख लेते हैं। एक प्रक्रिया है, दिस इज द प्रोसेस। शैक्षिक निर्देशन इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एक और व्यक्ति उनके विशिष्ट गुण तथा दूसरी ओर अवसरों के विभिन्न समूह व कार्यों के मध्य, जिसके द्वारा एक और व्यक्ति उनके विशिष्ट गुण और दूसरे ओर अवसरों के विभिन्न समूह या कार्यों के मध्य अवसर समूह व कार्यों के मध्य व्यक्ति के विकास व शिक्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की जाती हैं। व्यक्ति के विकास या शिक्षा के लिए पंडित जी था तो दूसरा नंबर, लेकिन वो क्या बोलते गिर गया रास्ते में तो इस चक्कर में। शैक्षिक निर्देशन एक प्रक्रिया है, इसमें क्या है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एक और व्यक्ति अपने विशिष्ट गुण और दूसरी ओर अवसरों के विभिन्न समूह व कार्यों के मध्य व्यक्ति के विकास या शिक्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की जाती हैं। तो ये हो गई सारी आपकी डेफिनेशंस हो गई।
आगे देखते हैं। आगे है शिक्षा निर्देशन की आवश्यकता। आवश्यकता क्या है? शैक्षिक निर्देशन की नीड क्यों है? हमें क्यों शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन को यूज, क्यों बोल रही मैं बीच में? शिक्षा निर्देशन की आवश्यकता। आवश्यकता क्यों हमें शिक्षा निर्देशन की पड़ी? शिक्षा निर्देशन की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक प्रगति तथा मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों के फलस्वरूप शैक्षिक जगत में अनेक नए परिवर्तन दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक प्रगति तथा मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों के फलस्वरूप शैक्षिक जगत में अनेक नए परिवर्तन दिखाई देते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षण अधिगम की व्यवस्था तथा अनुदेशन की प्रक्रिया में इन परिवर्तनों को प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है। विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के समक्ष आज अनेकों समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। कुल मिला के बात यह कि वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रगति, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के फलस्वरूप शैक्षिक जगत में अनेक कहने का तात्पर्य है कि कई परिवर्तन आए हैं किसमें? शिक्षा जगत में। शिक्षा जगत में क्यों आए हैं? क्योंकि वैज्ञानिकवाद का भी इस पर असर पड़ा है, औद्योगिकी का इस पर असर पड़ा है और मनोवैज्ञानिक रीजनों का भी इस पर असर पड़ा है। शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षण अधिगम की व्यवस्था, अनुदेशन की प्रक्रिया, इन सब चीज़ों का भी शिक्षा में बहुत असर पड़ा है। तो ऐसे में होता क्या है? विद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के समक्ष आज अनेकों समस्याएं आ गई हैं। तो इन सब रीजनों की वजह से क्या हो गया? शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ समस्याएं बच्चों के पास सामने आ गई हैं। पहले एक सरल मतलब शिक्षण प्रणाली थी, एक ही प्रकार की शिक्षण प्रणाली सभी बच्चों को पढ़ाया जाता था लेक्चर मेथड से। किसी विशेष बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विशेष शिक्षा नहीं दी जाती थी। और ना ही औद्योगिकरण हुआ था और ना ही वैज्ञानिक का मतलब कह सकते वैज्ञानिकवाद का उतना प्रचार प्रसार हुआ था और ना ही मनोविज्ञान उतना अस्तित्व में आया था। तो उस टाइम शिक्षण प्रणाली क्या थी? सरल थी। बट अब क्या है? अब कई प्रकार की समस्याएं बच्चों के सामने आ गई हैं, तो और टीचरों के सामने भी आ गई हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता हो गई है। तभी हमें शिक्षा के जब प्रॉब्लम आएंगी तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में फिर निर्देशन की तो आवश्यकता ही पड़ेगी, क्योंकि हर व्यक्ति इतना ट्रेंड नहीं है तो उसको निर्देशन देना पड़ जाएगा। अब देखते हैं सबसे पहला निर्देशन क्या, उसको पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों के चयन। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर व्यक्ति की रुचि अलग है, हर व्यक्ति का बौद्धिक स्तर अलग है। आप बोल दीजिए कोई बच्चा मैथ में कमज़ोर है, उसकी मानसिक स्तर है उसका, मान लीजिए आप 70 से 80 है उसका मानसिक स्तर, उससे आप बोल दो कि भाई वो गणित में बहुत दक्ष हो जाए। ऐसा तो नहीं है कि वो गणित में, या मान लीजिए कोई जड़ बुद्धि बालक है 25 IQ का है और आप उससे बोल दें कि वो गणित या रीजनिंग में दक्ष हो जाए, तो ऐसा नहीं है। उसकी बौद्धिक स्तर के अनुसार उसे विषयों का चयन करने के लिए उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में, उसकी इंटरेस्ट देखा जाए कि वो किस चीज़ में, किस विषय में, किस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है। उसका एप्टीट्यूड देखा जाए। अभिरुचि मीन्स होता है एप्टीट्यूड मीन्स होता है कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर उसका क्या दृष्टिकोण है, तो ये उसका क्या है, ये सब चीज़ें देखकर ही उसे बताया जाएगा कि भाई तुम्हारे लिए ये सब्जेक्ट सही है और ये सब्जेक्ट पढ़ के तुम आगे अपना करियर इस तरीके से बना सकते हो। दूसरा क्या आवश्यकता है? अग्रिम शिक्षा के संबंध में जानकारी। अग्रिम शिक्षा क्या होती है देखते हैं। अग्रिम शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। वांछित अधिगम की दिशा में परस्पर सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। वांछित अधिगम मीन्स मान लीजिए कोई चीज़ बच्चे के लिए डिफिकल्ट है, कुछ चीज़ सीखना, उसकी दिशा में परस्पर सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को उसके अनुरूप विषयों के अध्ययन का अवसर प्राप्त हो सके। इसके लिए शैक्षिक निर्देशन आवश्यक है। तो अग्रिम शिक्षा यानी पहले से शिक्षा देना। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चा वीक है, कि प्रत्येक विद्यार्थी को उसके अनुरूप विषयों के अध्ययन का अवसर, तो उसे पहले से ही उस विषय के अध्ययन के लिए ट्रेंड कर दिया जाए, तो ये क्या होगी? अग्रिम शिक्षा हो गई आपकी। तो इसके लिए भी उसे निर्देशन दो कि भाई तुम मैथ में वीक हो, तुम्हें 2-4 घंटे पहले से पढ़ के अपने इस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब तुम जाके इसमें 90% 80% मार्क्स ले पाओगे। तो ये उसे गाइड करना, पहले से ही निर्देशन देना। थर्ड चीज़ क्या है? नवीन विद्यालय में समायोजन की दृष्टि से। मान लीजिए कोई बच्चा बड़ा आतंकवादी काइंड ऑफ है और वो किसी स्कूल में पढ़ता है,
वहाँ पे तो उस टीचरों ने उसे कहीं न कैसे झेल लिया, लेकिन वो आगे किसी स्कूल में गया तो उसे इस योग्य बनाओ कि भाई उसकी जो हरकतें हैं वो कहीं न कहीं समाज में सामंजस्य बैठा पाए, वो दूसरे विद्यालय में समायोजन कर पाए। जो उसने आतंकवादी हरकतें इस विद्यालय में की है वो आगे के विद्यालय में ना करे। तो नवीन विद्यालय प्रवेश के उपरांत विद्यार्थियों के समक्ष अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। कई बार बच्चा क्या होता है, टीचर तेज होते हैं, कई बार बच्चा बहुत झिपा जाता है, वो अपनी मन की फीलिंग्स नहीं बता पाता है, अपनी चॉइस नहीं बता पाता है, अपनी रुचियाँ नहीं बता पाता है, या फिर वो अपनी योग्यता उसकी सामने नहीं झलक पाती। तो ये सब चीज़ें क्या है, समायोजन की समस्या है। तो आवश्यकताओं अपेक्षाओं तो समायोजन करना कठिन हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों के समायोजन करते हुए उपलब्धि स्तर को बनाए रखने के लिए शैक्षिक निर्देश, तो ऐसे टाइम पे बच्चे को शैक्षिक निर्देशन देने की जरूरत पड़ जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अव्यय अवरोधन। अव्यय अवरोधन मीन्स क्या होता है, अव्यय अवरोधन मीन्स होता है, मान लीजिए कोई बच्चा क्या है, किसी बच्चे ने एडमिशन लिया भाई, 1 2 3 4 5 क्लास तक पढ़ा, उसके बाद वो स्कूल छोड़ के अपने घर पे आके बैठ गया। अब वो घर पे आके बैठ गया, उसने आगे की पढ़ाई नहीं करी, तो ये क्या हो गया, आपका शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो गया, अवरोधन हो गया। हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, अव्यय अवरोधन की है। अव्यय अवरोधन की है, मान लीजिए सरकार ने कई अपनी तरफ से प्रयास किए हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक एजुकेशन दी जाए, लेकिन फिर भी वो अव्यय अवरोधन के कारण वो सक्षम नहीं हो पा रही और वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं पा रहा है। तो कई रीज़न होते हैं इसके, एक मान लीजिए इकोनॉमिकल रीज़न। कई बच्चे क्या है कि उनके माँ बाप भाई आर्थिक बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर है, तो उन्हें छोटी सी एज में कमाने के लिए जाना पड़ता है, तो फिर इस स्थिति में भी वो नहीं पढ़ पाते। या मान लीजिए किन्हीं किन्हीं बच्चों के माता पिता अशिक्षित है, तो वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते। या फिर मान लीजिए किन्हीं बच्चों के वातावरण, आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहाँ पे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं शिक्षा को, या फिर उनका कुछ ऐसा पैतृक व्यवसाय ही है कि उन्हें तो भाई पढ़ लिख के क्या करना, उन्हें तो अपनी दुकान पे ही बैठना है, उनका तो यही काम है, तो उन्हें यही करना है, क्या करना है पढ़ाई लिखाई कर। तो ऐसी मानसिकता भी कई कई वजह से अव्यय अवरोधन का कारण बन जाती है। तो होता क्या है, सरकार ने कई प्रयास किए बट अभी ये पूरी तरह से नहीं हो पा रहा। अनेक बच्चे शिक्षा से वंचित होकर घर बैठ जाते हैं। अभिभावकों की संकुचित सोच, प्रतिकूल आर्थिक स्थिति, मैंने अभी आपको बताया, आदि रीज़न हो सकते हैं। इसी प्रकार एक ही कक्षा में अनुत्तीर्ण होना, मान लीजिए कोई बच्चा क्या है, 9th में पढ़ा, 9th में 1 2 बार फेल हो गया, उसने सोचा अरे यार हमारे बस की नहीं है पढ़ाई, हम तो कुछ बिजनेस देखेंगे, काय को टाइम खराब कर रहे हैं, काय के लिए हम अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी मानसिकता बना लेता है कई बार, जबकि वो ये कथन भूल जाता है कि करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। तो ये वो कथन भूल जाता है कि प्रयास करते करते क्या चीज़ संभव नहीं है, हर चीज़ संभव है और हर चीज़ प्राप्त की जा सकती है। इस स्टेटमेंट को भूलकर वो निराश होकर बैठ जाता है, फिर वो आगे की पढ़ाई छोड़ देता है। तो पढ़ाई छोड़ देता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, और शिक्षा प्राप्त करने के क्रम में अवरोधन का अनुभव करते हैं। तो यही होता है आपका अवरोधन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राथमिक स्तर पर निर्देशन। प्राइमरी लेवल पर हम लोग निर्देशन कैसा क्या करते हैं उसको देखते हैं हम लोग। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अन्य स्तर की अपेक्षा अधिक सतत निर्देशन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बोला कि कॉन्टिन्यूस निर्देशन यानी निर्देशन देने की आवश्यकता होती है प्राइमरी लेवल पर। क्यों होती है, क्योंकि परिवार के मुक्त वातावरण, पाठशाला का औपचारिक जीवन सर्वथा भिन्न होता है। इन्होंने बोला औपचारिक जीवन यानी घर का जो वातावरण है उससे विद्यालय का वातावरण बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसलिए बच्चा जब नई नई अपने घर में क्या क्या कुछ बोलता था, बच्चा क्या करता था घर में मम्मी पापा से बैड कम्युनिकेशन करता था, या मान लीजिए कोई बच्चा क्या करता था, या मान लीजिए कोई बच्चा की कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, या मान लीजिए कोई बच्चा की हैबिट्स अच्छी नहीं है, या मान लीजिए कोई बच्चा जिद्दी काइंड ऑफ है, या फिर मान लीजिए कोई बच्चा खेल ज़्यादा पसंद करता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, घर में तो उसकी सब चल रही थी, बट जैसे ही वो स्कूल में पहुंचा तो टीचर ने टोकना स्टार्ट किया, बेटा पानी नहीं बोलना, वाटर बोलना है, बेटा क्लास में आओगे तो क्या बोलोगे, मैम मे आई कम इन। तो इस तरीके से उसे कहीं ना कहीं निर्देशन देना स्टार्ट हो जाता है कि अब बेटा तुम स्कूल में आ गए हो, अब तुम वही सब चीज़ें मत करो जो तुम घर में करते चले आ रहे थे। तो ये क्या हो गया, एक निर्देशन हो गया प्राइमरी लेवल पे, क्योंकि वो स्टार्टिंग से घर से आया है, घर में वो कुछ भी करता रहा है, किसी ने कुछ टोका तो है नहीं उसे, लेकिन अब वो आया है स्कूल में, तो स्कूल का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट उसके लिए हो गया। तो ऐसे एनवायरनमेंट में उसे सर्वाइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे निर्देशन देना पड़ जाएगा। तो आगे क्या है, अच्छी आदतों का विकास करना, मैंने अभी बताया जैसे उसके पारिवारिक वातावरण, अनेक प्रकार के वांछित परिवर्तन निर्देशन, यही बात हो गई
कुल मिलाकर। तो ये एक बात है। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सबसे बड़ी चीज़ जो प्राइमरी टीचर्स, उनके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि बच्चा हर वही चीज़ करता है जो, क्योंकि बच्चे का दिमाग उसके लेवल का है। अब वो अगर बड़े वाली एक्टिविटी करने लग जाए या फिर मान लीजिए अडल्ट एज की एक्टिविटी करने लगे, तो फिर वो बच्चा ही क्यों होगा, फिर वो बच्चा होगा ही नहीं। तो बात वही वही कहने की है कि शिक्षक को क्या करना पड़ता है, बहुत ही धैर्य रखना पड़ता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चा हर वो चीज़ करता है, हर वैसी एक्टिविटी करता है जो बड़ों को पसंद नहीं होती है। और बच्चा भी क्या करता है, क्रेमर जैसा होता है, बच्चा वही चीज़ रिपीट भी करता है कई बार, और बच्चा देर से अपनी बातों को एब्जॉर्ब करता है। इस स्तर पर शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य, प्राइमरी लेवल पर उद्देश्य क्या है, व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व में क्या आ गया भाई, उसका व्यक्तित्व में तो बहुत ही बड़ी चीज़ है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व युंग ने बताया समग्र समग्र चीज़ें आ जाती हैं व्यक्तित्व में। क्या क्या आ जाएगा, जब मान लीजिए आपका शारीरिक विकास, रंग रूप, आपकी एक्टिविटी, आपके देखने का तरीका, आपकी बोलने का तरीका, आपकी कह सकते हैं कि आपका शारीरिक विकास भी आ जाएगा, आप समाज में कैसे इंगेज करते हैं वो सब चीज़ें, आप कितना किसको रिस्पेक्ट देते हैं, आप अपनी कल्चर को कितना समझते हैं, आप अपने लोगों के प्रति कितना प्रेम भाव रखते हैं, आप कितना शेयरिंग है किसी से, कितना, ये सब चीज़ें, सभी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में आ जाएंगी। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, फिर सामाजिक व्यवहार, क्योंकि अब वो स्कूल में आ चुका है, फिर स्कूल से बाहर जाके अगर ऐसी हरकतें करेगा जैसे पहले करता था, तो स्कूल का भी नाम खराब होगा कि भाई स्कूल में क्या सिखाया, ये स्कूल में सिखाया। तो उसका क्या, सामाजिक व्यवहार में भी परिवर्तन करना पड़ा। इन सब चीज़ों का विकास करना ही क्या है, हमारा पहला काम है प्राइमरी लेवल पर। किसका, गाइडेंस का काम है। अब निर्देशन की प्रक्रिया देखें कि कैसे कैसे निर्देशन हमको करना है। तो जैसे मान लीजिए हम निर्देशन करने के लिए चले, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो शैक्षिक निर्देशन को निम्नलिखित सोपान, यानी कैसा प्रोसेस हमारा निर्देशन का चलेगा, वो भी कौन सा निर्देशन, एजुकेशनल निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन। तो प्राथमिक वार्ता, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, वार्ता करेंगे, सामूहिक रूप से विद्यार्थियों को शैक्षिक निर्देशन का महत्व, उपयोगिता के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को बताएंगे, क्या इम्पोर्टेंस बताएंगे शैक्षिक निर्देशन का, और उसका यूज़ क्या है ये बताएंगे। जनरली बच्चों से समूह में वार्तालाप करके ये हम बताएंगे। फिर दूसरा स्टेप क्या करेंगे हम, प्रारंभिक साक्षात्कार। सबसे पहले हम इंटरव्यू करेंगे। प्रारंभिक वार्ता के बाद विद्यार्थियों का व्यक्तित्व साक्षात्कार किया जाएगा। प्रारंभिक वार्ता में क्या करेंगे हम लोग, प्राथमिक वार्ता के बाद प्रारंभिक साक्षात्कार, साक्षात्कार करेंगे हम लोग। साक्षात्कार मतलब वही बच्चे के बारे में जानना, बेटा क्या आपके पापा करते हैं, आपके मम्मी क्या करती हैं, आपका नाम क्या है, आप क्या पसंद करते हो, आपकी चॉइस क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, आपको कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, आप किस सब्जेक्ट में किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, आप क्या सोचते हो अपने विषय में, ये सब चीज़ें उसका साक्षात्कार हो गया। फिर थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, छात्र की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थिति का अंतर। वही चीज़, आपके पापा क्या करते हैं, आपका आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है, ये सब चीज़ें उसकी, आपकी मतलब मान लीजिए आपको कैसी कैसी एक्टिविटी पसंद है, तो उसके मन की स्थितियाँ जानना। फिर मनोवैज्ञानिक परीक्षण करेंगे हम लोग कि भाई इंटरेस्ट क्या है आपका, कि क्या करना आपको बहुत अच्छा लगता है बेटा, या फिर आपको, आप क्या कहते, क्या मतलब उसके बारे में जानेंगे। कुल मिला के साइकोलॉजिकल कुछ फैक्ट जानेंगे उसके बारे में, ठीक है। उसकी योग्यता, एबिलिटी को समझेंगे, उसकी क्षमताओं को समझेंगे, उसकी एज को समझेंगे, फिर उसकी मानसिक स्थिति को समझेंगे कि भाई ये बच्चा इतने इतने मानसिक स्तर का है, इतना इतना सोच सकता है, और इतनी इतनी चीज़ों को ये बेहतर ढंग से कर सकता है। तो ये होगा कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इवेल्यूशन भी करेंगे कि भाई ये बच्चा ये कर सकता है, इतनी फील्ड में ये कर सकता है, और ये चीज़ इसके बस की बात नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं शैक्षिक पृष्ठभूमि का परीक्षण और विश्लेषण। फिर उसका एजुकेशनल लेवल पे आएंगे। अभी तो हमने जनरल बात की कि वो क्या कर सकता है उसके विषय में, ठीक है। अब हम लोग एजुकेशन के क्षेत्र में देखेंगे कि एजुकेशन के क्षेत्र में ये बच्चा क्या कर सकता है। इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कि विद्यार्थी ने किन किन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की, कौन कौन से स्कूल में पढ़ के आया है, किन विषयों में वो अच्छा था, कौन कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जैसे कि मान लीजिए खेल कूद, जिम्नास्टिक हुआ, खेल कूद हुआ, स्काउट गाइडिंग हुआ, ठीक है,
ये सब चीज़ें क्रियाएं, पाठ्य सहगामी पढ़ाई के साथ साथ करवाने वाली क्रियाएं। तो इन सब चीज़ों में किन 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 सब्जेक्ट में उसके अच्छे नंबर आते थे, किन सब्जेक्ट को उन्हें पढ़ना उसे बहुत ही पसंद था, कौन से स्कूल में उसे कौन से टीचर अच्छे लगते थे, और वो टीचर अच्छे लगते थे तो क्यों अच्छे लगते थे, उसका रीज़न जानेंगे। कौन कौन सी क्रियाएं करता था वो पढ़ाई के साथ साथ, कौन सी चीज़ों में इंटरेस्ट लेता था, और क्या करना उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद था और क्या करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो ये क्या हो गया, शैक्षिक बैकग्राउंड के बारे में हमने इवैल्यूएशन कर लिया, परीक्षण कर लिया, विश्लेषण एनालिसिस भी कर लिया। अब आ जाएंगे हम स्वास्थ्य परीक्षण में। स्वास्थ्य परीक्षण में क्या देखेंगे हम लोग, स्वास्थ्य परीक्षण में देखेंगे, स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण में हम लोग देखेंगे सूचनाएं, रोग विकार आदि से संबंधित तथ्यों का पता लगे कि भाई इस बच्चे को कोई मानसिक रोग तो नहीं है, मान लीजिए फिजिकली डिसेबल्ड तो नहीं है, कोई इसका ऑर्गन्स तो डिसेबल नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम उसके बारे में स्वास्थ्य परीक्षण में करेंगे। मान लीजिए किसी गंभीर बीमारी का शिकार तो नहीं है बच्चा, तो ये सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। उसके बाद हम उसका लास्ट इंटरव्यू एक लेंगे जिसमें हम लोग क्या देंगे, इस सोपान का अंतिम उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या रहेगा हमारा, विद्यार्थी के विषय में शेष सूचनाएं एकत्र करो। अब हमने इतना कुछ तो जान लिया, अब जो बचा है वो हम उसके विषय में जानेंगे। तो वो क्या हो गया हमारा, जब हमने सब इतना जान लिया इसके विषय में, जो बचा है वो हम जानेंगे, तो वो हमारा क्या हो गया, लास्ट इंटरव्यू हो गया। अनुगामी क्रिया क्या है, अनुवर्ती कार्य के अंतर द्वारा निर्देशन प्रदाता अपनी रिपोर्ट के अनुसार सेवार्थी द्वारा दिए गए निर्णय एवं कार्यों की समीक्षा करके ज्ञात करता है कि निर्देशन कितना प्रभावी रहा। अनुवर्ती क्रियाओं में, अनुगामी क्रियाओं में यही आ जाएगा कि जो निर्देशन दे करने वाला है उसने एक रिपोर्ट बनाई, उसने जो काम किया कि भाई हमने ये पता किया इस बालक के बारे में, ठीक है, उसकी समीक्षा करेंगे, उस कार्यों की समीक्षा करके ज्ञात करना कि निर्देशन कितना इफेक्टिव रहा। तो ये हो जाएगा। अब ये एक देखिए हम लोगों ने एक ये निर्देशन यहाँ पे दिया है, किसको, एक छात्र को, कि कैसे हम लोग देते हैं। ये सब बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत हम लोग को सिखाया जाता है। आप सभी को भी किसी बालक का निर्देशन करना पड़ के बताना पड़ेगा कि भाई निर्देशन ऐसे से दिया जाता है। ये विद्यालय का नाम है, कक्षा 7 के बच्चे को हम निर्देशन देने के लिए जा रहे हैं। निर्देशन देने वाले का नाम, विद्यार्थी का नाम, उसके पिताजी का नाम, उसकी माताजी का नाम, उसके पिताजी का व्यवसाय क्या है, उसकी माताजी का व्यवसाय क्या है, उसके भाई बहन कितने हैं, परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, उसके पिता की शैक्षिक योग्यता, उसकी माता की शैक्षिक योग्यता, क्योंकि माता और पिता की शैक्षिक योग्यता का भी काफ़ी विशेष प्रभाव बालक पर, बालक की मानसिक स्थिति और बालक की क्षमताओं पर पड़ता है। क्योंकि जैसे माँ बाप सोचेंगे कि भाई हम ही 5 तक पढ़ें, क्या करना, वो शिक्षा के महत्व को नहीं समझेंगे, तो बालकों को वो आगे कैसे शिक्षित करें। तो आर्थिक स्थिति भी हम देखेंगे बालकों की, वर्तमान विद्यार्थी की कक्षा व विद्यालय, कक्षा ये है उसकी, विद्यालय जिसमें वह अध्ययनरत है, विद्यालय का नाम ये है उसका, पूर्व में विद्यार्थी की शैक्षिक स्थिति, पूर्व में शिक्षार्थी की शैक्षिक स्थिति क्या थी, यानी जब वो स्कूल में आया उस समय विद्यार्थी की शैक्षिक स्थिति क्या थी। प्रधानाध्यापिका ने बताया कि छात्र की बौद्धिक स्थिति सामान्य थी, यानी बच्चा क्या था, सामान्य प्रकार की क्रियाएं कर लेता था, ना ही वो ज़्यादा एक्टिव था, यानी मानसिक क्रिया में ना प्रतिभाशाली बालक था और ना ही ज़्यादा डल था, वो सामान्य बुद्धि स्तर का बालक है। अब पूर्व की कक्षा में पाठ्यक्रम क्रियाओं में सहभागिता, वो इंटरेस्ट कैसे लेता था कोई इंटरेस्ट लेता था पाठ्यक्रम क्रियाओं में। मैडम ने बताया कि वो रुचि लेता था, रुचिपूर्वक भाग ले, इंटरेस्ट था, तो ये पता चला। अब पाठ सहगामी क्रिया जिन्हें भाग लिया, कौन कौन में लिया, इनसे ये पता चलता कि भाई इस बच्चे को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो उसने इन चीज़ों में भाग लिया। तो ये इसका ब्यौरा, खो खो, खेल कूद, दौड़, नृत्य, भाषण आदि में भाग लेता था बालक। अब रुचि क्या, उसकी खेल और गायन उसे ज़्यादा पसंद है। फिर मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया हमने, परीक्षण ने पाया कि बुद्धि लब्धि ज्ञात हुई, जिससे स्पष्ट होता है कि छात्र सामान्य बुद्धि का है। मैडम ने भी बताया था सामान्य बुद्धि का है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण हो, परंतु उसे विज्ञान हिंदी विषय में छात्र की रुचि है, विज्ञान पढ़ना उसे पसंद है और हिंदी पढ़ना पसंद है। आगे देखते हैं हम लोग, स्वास्थ्य का परीक्षण किया तो पता चला कि गंभीर बीमारी उसे नहीं है, गंभीर बीमारी नहीं है बालक को। उसके साथ ही साथ, एक मिनट, बालक को गंभीर बीमारी नहीं, किंतु निम्न आर्थिक स्थिति के कारण
संतुलित आहार न मिल पाने के कारण कुछ पोषक तत्वों की कमी उसके अंदर पाई गई है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो वह संतुलित भोजन नहीं मिलता, इसके कारण कुछ तत्वों की, पोषक तत्वों की कमी है, लेकिन कोई बीमारी बच्चे को नहीं है। अब समस्या, भविष्य में गणित, अंग्रेजी और विज्ञान विषय के अध्ययन में सशंकित है। ये समस्या है कि भाई आप भविष्य में वो अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के विषय ज़्यादा अच्छे से कैसे करेगा, ये उसकी समस्या है। निर्देशन की अवधि 10 घंटे तक निर्देशन कार्य चला, 11 दिसंबर से इतने दिन तक, ठीक है। अंतिम साक्षात्कार में क्या किया, हमारा अंतिम साक्षात्कार हुआ, इसमें क्या किया, अंतिम साक्षात्कार से ज्ञात हुआ कि छात्र आगे की कक्षाओं में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के कठिनता स्तर से आगे इन विषयों में अध्ययन के प्रति सशंकित है। यानी आगे प्रॉब्लम होगी उसे भविष्य में किन सब्जेक्ट में, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में, ये पता चला अंतिम साक्षात्कार से। फिर क्या हुआ, अनुगामी सेवाएं, अनुवर्ती कार्य परीक्षण के आधार पर स्पष्ट हुआ कि छात्र की रुचि इन विषयों में और बढ़ी है और छात्र के मन में कठिनाई बढ़ने का भय दूर हो गया है। कठिनाई बढ़ने का भय दूर हो गया, अब जो उसे डर था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, ये पता चला। कंक्लूजन क्या निकला इसका, निष्कर्ष देखते हैं। कंक्लूजन ये निकला कि माता पिता छात्र का मार्गदर्शन करने में समर्थ नहीं थे, वही उसके माता पिता उसे गाइडेंस नहीं दे पा रहे थे, उनका शैक्षिक स्तर सामान्य से कम है, यानी उसके माँ बाप भी सामान्य से बहुत कम पढ़े लिखे हैं, वो उसका निर्देशन करने के योग्य नहीं है। दूसरी चीज़ ये पता चली, निष्कर्ष ये निकला, छात्र के घर में उसकी सहायता करने वाला उचित सलाह देने वाला कोई नहीं था, उसे सलाह देने वाला कोई नहीं था, हेल्प करने वाला कोई नहीं था। विद्यालय में अध्यापकों ने छात्र की समस्या पर ध्यान नहीं दिया और टीचर्स लोगों ने इग्नोर करा उसकी प्रॉब्लम को, जिसकी वजह से आगे के अध्ययन के प्रति आशंकित है, जिसकी वजह से वो और भी पिछड़ गया है। नेक्स्ट चीज़ क्या पता चली, कंक्लूजन निकला, विद्यालय में अध्यापक, अध्यापिकाओं और प्रधान अध्यापिका को सभी बच्चों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। यानी टीचर्स, प्रिंसिपल्स, ये सब लोग भी बच्चे की हेल्प नहीं कर रहे, बच्चे को समझने में, बच्चे का मार्गदर्शन करने में उसकी मदद नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्या निकल के आया कंक्लूजन, कि अध्यापकों को विनम्रता पूर्वक छात्रों की समस्याओं को सुनना चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए टीचर को कि बच्चा आखिर किस समस्या से जूझ रहा है और बच्चे की किस समस्या को हम कैसे सुलझा सकते हैं, बच्चे की किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, इन चीज़ों में भी टीचर्स को इंगेज होना चाहिए, टीचर को इंटरेस्ट लेना चाहिए, छात्र से ऐसे व्यवहार करना चाहिए कि वे निसंकोच अपनी समस्याओं ने बता सकें। मतलब ऐसे बिहेव करो आप टीचर से कि वो, आप उनके टीचर नहीं हो, आप उनके फ्रेंड हो, वो सारी समस्या आपको बताएं और आप उनकी समस्याओं का ईजीली समाधान भी कर दें। तो ये था आज की क्लास में, जिसमें हमने निर्देशन के बारे में कंप्लीट क्लास की है, इसके बाहर निर्देशन से कुछ भी नहीं जाएगा। तो कैसी लगी आप लोगों को ये क्लास, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें जितना आप कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।